चलिए आवाज़ न करिए। देखिएगा जहाँ तक आवाज़ आ रही है पीछे वाले बच्चों को, तो लास्ट में बच्चा बैठा है, सुजल आ रही है बेटा। चलिए अब आवाज़ न करिए। इसमें कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, सुन लीजिएगा। 11 क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। और अगर इन 11 क्वेश्चन को आपने कर लिया, इसकी हेल्प से कुछ दूसरे थोड़ा उल्टे सीधे आ जाते तो उसको भी करने में सक्षम हो जाएंगे आप। ये 11 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई बार रिपीट हुए हैं और ये तुल्यता संबंध वाले हैं। तो यहाँ पर हम पूरा इनके क्वेश्चन देखो, आपको जो हमने PDF भेजी है उसमें क्वेश्चन है, साथ में सॉल्यूशन है। आप अगर देख सकते हो, जिसके पास मोबाइल है तो देख सकते हो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन, यानी आप सॉल्यूशन नहीं भी नोट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो PDF आपके पास होनी चाहिए बस। चलिए आइए, सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध, यानी तुल्यता संबंध वाले प्रश्न। कौन से वाले प्रश्न? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत अच्छे से देखना है। और एक खास बात है, हर सवाल को जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई बच्चा नोट नहीं करेगा, पहले हम करेंगे उसको सॉल्व, उसके बाद हम आपको करने को कहेंगे करो स्टार्ट, फिर देखेंगे, फिर भी हो सकता है ना हो, फिर हम दोबारा कराएंगे सॉल्व और फिर वहाँ से वो कंफर्म होगा। मतलब अगर याद भी करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये सवाल निश्चित हैं जो आ जाते हैं। आप देखोगे हर सेट में क्वेश्चन मिल जाता है तुल्यता संबंध वाला, यानी एक अनुभव आपको आ जाएगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का सवाल में क्या मकसद होता है, क्या करना होता है। सुन लीजिएगा, सबसे पहले हम रिपीट करते हैं कि बाइनरी रिलेशन में हमने आपको बताया था, जैसे कोई सेट है 1 2 3 कुछ भी दिया हुआ, इसके कुछ एलिमेंट है, ध्यान से सुनते रहिएगा, इसके कुछ एलिमेंट है। अब हमारा जो रिलेशन होना चाहिए, यानी ऐसा रिलेशन वो A to A है, यानी इसी के एलिमेंट से कनेक्टेड हों, वो जो रिलेशन होंगे उनको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। उसमें हमने कुछ रिलेशन के नाम दिए हैं, जैसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसे कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा बताया हुआ है, फिर से एक बार रिपीट कर दें क्योंकि पूरा खेल, जितने भी 12 प्रश्न आपको दिए हैं PDF में, यह जो आज हम कराएंगे वो सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन पर। और आपको एक खास बात है, ज़्यादा इसमें परेशान भी नहीं होना है। 5 नंबर का एक सवाल आएगा, अगर आएगा तो इस वाले से, और उसके बाद अगर भाई उसमें क्या होता है 5 नंबर क्वेश्चन में होता है किन्हीं 4 को हल कीजिए, किन्हीं 5 को, तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर ऐसा फर्स्ट विचार नहीं आ रहा तो बाकी को कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो पूरे टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं, सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैंने आपसे कहा कोई सेट है और इस सेट के एलिमेंट इन्हीं ए से कनेक्टेड हों किसी रिलेशन के द्वारा, ठीक है, तो वो हमारा बाइनरी रिलेशन होता है। और उसमें हम टाइप बता रहे हैं, जैसे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जैसे कोई अगर आपसे बोला जाता है कि ये संबंध रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, स्वतुल्य है कि नहीं है, ध्यान से सुनते रहेगा। स्वतुल्य का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल मैंने हिंदी में लिखे, कुछ इंग्लिश में, तो यहां पर बैलेंस बना के चलना होगा। स्वतुल्य वर्ड बोलेंगे तो रिफ्लेक्सिव, हिंदी में थोड़ा समझ में आ रहा, स्वतुल्य यानी खुद से रिलेशन, 2 का 2 से रिलेशन, 3 का खुद से रिलेशन, यानी कोई एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, 2 एलिमेंट 2 से रिलेटेड हो, तो वो आपका रिलेशन होता है स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए? सममित संबंध। ये वाला इसको हिंदी में कहा जाता है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध ध्यान रखिएगा बेटा, स्वतुल्य संबंध क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध। और इसको कहेंगे आप सम्मित संबंध। क्या कहेंगे? सम्मित संबंध। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से समझते रहिएगा, पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, ये समझ लीजिएगा, ये सोच के करिएगा, इन्हीं में से बोर्ड में क्वेश्चन आना है। ये जो 12 क्वेश्चन साधारण नहीं मैंने लिखा है, आप सोच सकते हो कितना टाइम लगा होगा, पूरा ढूंढा है, बहुत सेलेक्ट किया है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध, और तीसरा है हमारा एक ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन और इसको कहते हैं क्या? संक्रामक संबंध। ध्यान रखना, संक्रामक संबंध बहुत इजी है। 3 रिलेशन हो गए, पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव।
सिमेट्रिक का मतलब होता है सम्मित संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है संक्रामक संबंध, और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब है स्वतुल्य संबंध। कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध। अच्छा बेटा, आप बच्चों को बता दें, ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब बात आती है यार, एक गजब की बात है भाई, देखो कोई चीज याद करेंगे, ठीक है याद करेंगे। अब हमने कोई, आप भाई कोई भाषा देखते हो, जैसे गुजराती में कोई भाषा लिखी है, मैंने कहा बेटा इसको याद कर लेना, हो सकता है सुबह से शाम हो जाए आप उसको याद ना कर पाओ, याद हो जाए फिर भूल जाएगा। याद करना ही कहे कोई चीज हो, मतलब कोई चीज में कुछ दिमाग लगाए, कोई ऐसा टेक्निक बनाई जाए जिससे वो याद हो जाए, कुछ होना चाहिए ऐसा। तो ऐसे नहीं याद कर पाओ। कोई गुजराती में भाषा लिखी, मैंने कहा इसको याद करो सुबह शाम तक, और आप उसको ये देखोगे कहाँ मुड़ा है क्या मुड़ा है, आप समझ नहीं पाओगे, और याद भी हो गया तो 2 दिन बाद आप भूल जाओगे। इसको कहते हैं टेम्परेरी, परमानेंट होना चाहिए। परमानेंट कोई सॉल्यूशन हो तो समझ में आता है। तो वैसे ही हम आपको सिखाएंगे तुल्यता संबंध क्या है। मतलब ये बात ठीक है कि आप स्टेप को याद करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे कि यार सवाल कैसे हो जाता है। अब जैसे हमें 12 सवाल हैं, हमें केवल मेरे माइंड में चल रहा है स्वतुल्य के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है। सर क्यों देखते हो आप? देखिए बेटा सुनिएगा, सबसे पहले हमें इन रिलेशन को एक बार फिर से समझा देंगे क्या है। और अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाता है इक्विवेलेंस सिद्ध कीजिए कि यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सबसे बड़ी डेफिनेशन होनी चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है सुन लीजिएगा, जिस रिलेशन में ये तीनों संबंध पाए जाएंगे, यानी अगर वो रिलेशन आपका क्या होगा, ऐसा नहीं कि एक ही होता कोई, ये तीनों भी हो सकता है। यानी आपका अगर वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, दूसरा क्या है सिमेट्रिक है, तीसरा क्या है ट्रांजिटिव है। अगर ये रिलेशन किसी रिलेशन में पाए जा रहे हैं, तब वह संबंध, तब वो रिलेशन क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तब हम लास्ट में लिखते हैं द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कोई अगर सवाल में सिद्ध कीजिए ये आर 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 मतलब होता है संबंध, रिलेशन आर आर संबंध एक तुल्यता संबंध है, तो आपको यहां पर प्रूव करना होगा पहले क्या वो सतुल्य है। पहला पॉइंट डालेंगे। आप देखिएगा जितने भी सवाल के सॉल्यूशन है उस पीडीएफ में देखेंगे, जब घर में जाओगे तो देखना, अभी देखने की जरूरत नहीं। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, सॉल्यूशन हम खुद कराएंगे, आप खुद सारे बच्चे करके दिखाओगे यहाँ पर। बेटा देखो माइंड, मैंने क्या कहा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हाँ रटना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको समझ के समझना वो आसान रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बच्चों को ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन सिद्ध कीजिए, तुल्यता संबंध। आप दिमाग में बैठा लीजिए तुल्यता संबंध क्या होता है। जब किसी रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होगा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, यानी 1 2 3 ये तीनों रिलेशन अगर होगा किसी रिलेशन में, तब वो रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, तुल्यता संबंध। अब देखो माइंड में बैठ गया। अब हमने कहा सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है। अब क्या है यहां पर पहला पॉइंट, यानी पहला हेडिंग, यहां पर पहले क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके लिए चेक करेंगे, प्रूफ कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, सिमेट्रिक। तीसरा पॉइंट क्या होगा, बस प्रूफ कर दो, लास्ट में लिख दो कि अतः दिए गए संबंध क्या है, एक तुल्यता संबंध है। हेंस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये बहुत आसान है बेटा। आप अगर देखोगे ये चैप्टर, ये बात सही है शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन वास्तव में तुल्यता संबंध क्या है, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यदि कोई संबंध रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा तो उस रिलेशन को तुल्यता संबंध कहते हैं। लिख लो, जल्दी से लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दीजिए। लिखो, यदि कोई रिलेशन आर, कोई संबंध आर, कोई संबंध आर कॉमा स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव कॉमा सम्मित कॉमा, सॉरी लिख दिया, स्वतुल्य सम्मित यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड तथा क्या संक्रामक। यदि कोई संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है तो वहां एक तुल्यता संबंध है। द रिलेशन इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहेंगे उसे, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी रिलेशन को हम नाम देते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध
तुल्यता संबंध, उसी रिलेशन को क्या कहेंगे? तुल्यता संबंध। मतलब अब ये एक रिलैक्स हो गया माइंड। आप देखिएगा कोई भी सॉल्यूशन देखेगा, पहले हम उसको देखेंगे, यार कह रहा कि प्रूव करो कि ये रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन, हम पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव, पहले प्रूव करेंगे, फिर देखेंगे सिमेट्रिक होना है। क्योंकि ये जब तीनों रिलेशन हो जाएगा कि ये तीनों रिलेशन है, इस रिलेशन में सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव है, तब उस रिलेशन को नाम दिया जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। नहीं तो आप कहाँ तक, कम से कम ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। हमेशा हमें 3 पॉइंट लिखने हैं और लास्ट में लिख देना फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः दिया गया संबंध एक क्या है? तुल्यता संबंध। क्योंकि ये तीनों रिलेशन है उसमें, इसलिए वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, स्वतुल्य जानते हो ना? स्वतुल्य क्या है? खुद का, खुद से रिलेशन। यानी कोई अगर ये बिलोंग्स टू, मतलब ये इसका एलिमेंट है, 2,2 भी इसका एलिमेंट है, ये 3,3 भी इसका एलिमेंट है, तो वो रिलेशन क्या होगा? वो रिलेशन क्या होगा? स्वतुल्य होगा। यानी स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ? स्वतुल्य का मतलब क्या हुआ बेटा? स्वतुल्य का मतलब है आपका वो रिलेशन क्या होगा? क्या होगा बोलो? रिफ्लेक्सिव होगा। 2,2, 3,3, 5 को, मतलब खुद से रिलेशन होना चाहिए किसी एलिमेंट, तब हम कहेंगे वो रिलेशन हमारा क्या है? तुल्यता, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में अगर 1, देखो आर, अगर मान लीजिए कोई रिलेशन दिया, देखो इधर ये सेट दिया है 1, 2, 3, 1,1, 2,2, 3,3, 2,1, 3,2, बताओ ये रिलेशन मुझे बताइए क्या स्वतुल्य? स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए? 1,1, सोचते रहो, 1,1 भी होना चाहिए एलिमेंट, 2,2 भी होना चाहिए। ये रिलेशन के एलिमेंट होते हैं ऑर्डर पेयर में। 2,2 भी एलिमेंट है, 3,3 भी है, तो ये रिलेशन क्या है? ये तो है स्वतुल्य है। स्वतुल्य है क्या? सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ये होता है अगर a, b उसका एलिमेंट है, तो ध्यान रखना b, a भी उसका एलिमेंट अगर है, अगर ये इसका एलिमेंट तो ये भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इंटरचेंज कर दे रहे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब ये जो इसके संबंध था भाई, मान लीजिए मैंने कहा ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये चीज और ये चीज एक ही जैसी होती है, बात समझ लेना। कहीं सॉल्यूशन में ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। एक आदत बना लो, या तो ये फॉलो करो या तो ये फॉलो करो। किसी सॉल्यूशन में आप ये देख रहे हो, आप ये रट रहे हो, किसी में ये देख रहे हो, जबकि दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये इस रिलेशन का एलिमेंट, यानी ये इस आर रिलेशन के द्वारा इससे कनेक्टेड है। बात तो वही हुआ ना, ये इसका एलिमेंट हो गया भाई। जैसे मैंने कहा आर, देखो इधर मैंने कहा सनी देओल, जरा ध्यान दीजिएगा, सनी देओल इज ब्रदर ऑफ बॉबी देओल। तो ये जो इज ब्रदर ऑफ, ये हमारा आर रिलेशन है, ये हमारा आर रिलेशन है। तो आर क्या होगा बताइए? एस सनी देओल, और ये कॉमा क्या होगा? बॉबी देओल क्या होगा? ये इस रिलेशन का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? ये इससे कनेक्टेड है, किसके द्वारा? इस ब्रदर ऑफ के द्वारा। तो यहां पर हम कॉमा करके आपको भी लिख सकते हैं, आपके भाई का नाम भी लिख सकते हैं, ये भी तो उसका एलिमेंट होगा। कोई भी है उसको उसका भाई का नाम लिख दिया, ठीक है ना बेटा। और एक खास बात है, यहां पर मान लीजिए हमने कुछ और भी लिख सकते हैं। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लड़के का नाम, यहां पे लड़की का नाम भी लिख सकते। मान लो भाई बहन है, यहां पे लड़के का नाम लिख दिया, लड़की का नाम लिख दिया, तो ये इज ब्रदर ऑफ दिस। मान लीजिए यहाँ पे बॉबी देओल लिख दिया, ये ईसा देओल इनका सिस्टर है, तो ये क्या है? मान ली बॉबी देओल इज ए ब्रदर ऑफ ईसा देओल, ये ठीक रहेगा, ये सही है। इज ब्रदर ऑफ, भाई है, तो भाई है, मैं किसी का भाई हूं, तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, मैं दोनों के लिए भाई हूं। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें, क्या ये भी इसका एलिमेंट होगा? क्या अगर मेरा कोई भाई है, क्या वो, अगर मैं उसका भाई हूं तो क्या वो मेरा भाई नहीं है? यानी मेरा भी उससे रिलेशन भाई का, उसका भी मुझसे रिलेशन। तो अगर ये सनी देओल बॉबी देओल अगर इसका एलिमेंट है, तो क्या बॉबी देओल और सनी देओल इसका एलिमेंट होगा? बिल्कुल। तो ये कैसा हो गया रिलेशन? सिमेट्रिक। लेकिन अगर मैं यहां पर इसमें एक एलिमेंट ऐसा बना दूं जिसमें मैंने लिखा सनी देओल और यहां पे लिख दिया ईसा देओल, ठीक है, तो ये क्या? अब देखो ये वाला जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तुम कहोगे सर अरे जो उसमें मिलने उनके उल्टे भी होने चाहिए उसमें, या तो ना रखो इनको, इसमें रख दो बॉबी देओल और ये सनी देओल, तो ठीक है, वो रिलेशन क्या है आपका? सिमेट्रिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सनी देओल ईसा देओल, और इसको घुमा दोगे तो क्या होगा? यहाँ पर ईसा देओल लिख दोगे, इस ब्रदर ऑफ सनी देओल, गलत होगा ना?
तो ये आपको ध्यान रखना। कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं, रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं ऑलवेज हमेशा कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ये बात आप बच्चों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। रिलेशन के एलिमेंट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होंगे, यानी ए कॉमा बी अगर उसका एलिमेंट है तो बी कॉमा ए भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। तो बताइए भाई, ये बताइए, बताओ क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है? बिल्कुल, हर एलिमेंट अपने से कनेक्टेड होना चाहिए। 1,1 एलिमेंट, 2,2 एलिमेंट, 3,3 एलिमेंट। अच्छा ये बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? क्योंकि 1,3 इसके अंदर है तो 3,1। अच्छा ये बताइए, अगर आप बताओ, अब है इसके अंदर ऐसा एलिमेंट डालो फिर उसका उल्टा भी होना चाहिए। फिर ये 2,3 अगर एलिमेंट है तो 3,2 भी उसमें होना चाहिए उपस्थित। अगर नहीं है तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या सिमेट्रिक है? बोलो, ये सिमेट्रिक है। अच्छा ये बताइए, आप बताइए, यहां पे बताइएगा 1,2 बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? बोलो बोलो, नहीं है। क्यों नहीं है? जरा सुनिएगा, 1,2 एलिमेंट ठीक है, आपको जो दिख रहे हैं उनके उल्टे भी नजर आने चाहिए। देखो 1,3 का उल्टा 3,1, 1,2 का, ये तो न रखो, इसको हटा दो, तब हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तुमने रख दिया, अब 2,1 भी लाओ उसमें, तब वो सिमेट्रिक होगा। इसका जो तत्व है, ऑर्डर्ड पेयर है, उसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए। सिमेट्रिक में ऐसा होता है। और स्वतुल्य में क्या होता है? 1 तो 1, जितने इसके पास एलिमेंट है 1,1, 2,2, 3,3 वो सारे एलिमेंट अवेलेबल, तब वो स्वतुल्य होगा। तो ये बताइए, अगर मैं कहूंगा क्या ये रिलेशन आर तुल्यता संबंध है? अरे भैया, जब तुल्यता संबंध के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन नाम दिया गया है, ऐसा रिलेशन जिसमें जो रिलेशन स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, यानी आपका सम्मित होगा, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक होगा। अगर कोई रिलेशन ये तीनों होगा, जिस रिलेशन में तीनों रिलेशन होंगे, तब उस रिलेशन को हम इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो बताइए क्या ये तुल्यता संबंध होगा? अरे भैया, तुल्यता संबंध अगर कोई बोल रहा है तो मुझे जांच करनी पड़ेगी। पहले रिफ्लेक्सिव देखना होगा, दूसरी हेडिंग हमारी सिमेट्रिक होगी, तीसरी हेडिंग हमारी ट्रांजिटिव होगी। सिस्टम से चलो आगे पीछे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं कि तुम पहले ट्रांजिटिव देख लो, कोई भी देख लो, लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बताइए क्या ये ट्रांजिटिव है? अच्छा चलो, सिमेट्रिक के लिए क्लियर हो गया, ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या बताया था? ए कॉमा बी अगर उसका एलिमेंट है, और बी कॉमा ये भी चेक करो। तुम्हें क्या देखना है? इसका लास्ट, इसका स्टार्टिंग। देखो सुन लीजिए, लास्ट स्टार्टिंग मतलब अपोजिट होना चाहिए। लास्ट नहीं देखना, इस ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट तो उसके स्टार्टिंग में, इसका स्टार्टिंग तो उसका लास्ट। क्या होना चाहिए? सेम है तो कैंसिल करो, बी से बी कैंसिल, लास्ट स्टार्टिंग से कैंसिल, कट जाएगा, क्या बचा? तो तुम्हें ये चेक करना है यार, ये एलिमेंट है कि नहीं उसका। अगर ये एलिमेंट हो गया उसका, तो तब हमारा वो रिलेशन क्या होगा? संक्रामक होगा, ट्रांजिटिव होगा। बेटा बार बार सुनते रहें, तब आपको समझ में आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में क्या बोला? ए कॉमा बी अगर उसका एलिमेंट है, और बी कॉमा सी उसका एलिमेंट है, तो ये ध्यान रखना, बी से बी कैंसिल हो गया, ए कॉमा सी क्या होगा? उसका एलिमेंट अगर है। मतलब ये नहीं कह रहे हम होगा, हम ये कह रहे अगर ये चीज दिख रही है, लास्ट स्टार्टिंग सेम दिख रहा है, काटो उसको, जो बच रहा है अब ये चेक करो ये उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे देखो ये है 3 कटा, क्या बच रहा है? अब ये टू इसके शुरू। देखो अब एक बात और, कुछ बच्चे देखो इधर, जैसे देखो 1,3 है, 2,3 है, 3,1 है, मान लीजिए ये, बताओ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? देखो 3 कट करो, क्या बचा? अब मुझे ये देखना ये अवेलेबल है कि नहीं, उपस्थित है कि नहीं, है क्या उपस्थित? खत्म हो गया तो क्या होगा? नहीं है तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। मतलब आपको ये चेक करना, लास्ट स्टार्टिंग या स्टार्टिंग लास्ट। इसमें लास्ट स्टार्टिंग कैंसिल किया, क्या बचा? ए और सी। जो पहले बच रहा उससे पहले, जो बाद में बच रहा उससे, ये इसका एलिमेंट ढूंढो है कि नहीं है, उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो वो रिलेशन हमारा क्या है? संक्रामक है। कितना आसान है। कोई आपको पूछ रहा है तुल्यता संबंध है कि नहीं है, अरे आप चेक करो ना, पहले देखो स्वतुल्य है, उसके बाद देखो सिमेट्रिक है, फिर उसके बाद देखो ट्रांजिटिव है। जब तीनों रिलेशन होंगे उस संबंध में,
तब वो रिलेशन हमारा कहलाएगा क्या? तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए अगर ये होगा, मान लीजिए देखो इधर आवाज बिल्कुल ना हो बेटा, अभी आप करोगे ध्यान रखना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आ जाएगा भैया। ये वास्तव में रटने वाले क्वेश्चन है, लेकिन यार रटे हैं तो इस तरीके से ना समझ के याद करें तो ज़्यादा सही है। टेम्परेरी वाला काम नहीं करना, परमानेंट वाला काम। कि आप मान लीजिए ऐसा है कि अगर आप कल एक बार और देख लोगे इसको तो पूरा पक्का हो जाएगा आपका। देखो a,b है, इसीलिए वीडियो बना रहे हैं ताकि दोबारा फिर से देखिएगा इसको। देखो a,b इसका एलिमेंट है और c,b नहीं, c,b नहीं, c,a ये देखो ये एलिमेंट है। इसको ये बताइए इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये लाइन जो लिखी है इसको हम, और कोई दूसरा तरीका है मेरे पास? इसको क्या लिख सकते हैं? a,r,b ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप एक तरीका फॉलो करो, कुछ किताब में ये तरीका, कुछ किताब पता चला कुछ किताब में किसी सवाल को इससे कर रहा, किसी को इससे कर रहा। बात वही है, ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी है। तुम अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो इसी को फॉलो करो, हम इसी को फॉलो करेंगे तो आप इसी को फॉलो करो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बताइए, एक मिनट, ये बताओ इसमें जरा देखिए क्या होगा। आपको एक चीज देखनी है, सेम इसका ऑर्डर पेयर इसके ऑर्डर पेयर में सेम होना चाहिए, लेकिन कैसा? स्टार्टिंग वाला नहीं। स्टार्टिंग का अपोजिट क्या होगा? लास्ट। स्टार्टिंग लास्ट या लास्ट स्टार्टिंग। यहां पर देखो इससे पहले वाले सवाल में क्या है? बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू आर। बस तुम्हें संक्रम में एक दिमाग लगाना, लास्ट स्टार्टिंग ढूंढो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिनका सेम है, उनको काट करो। तो यहां पर देखो ये कट किया तो क्या बच रहा है? तो इसको ढूंढो है कि नहीं है ये। अगर उसमें है तो फिर वो है संक्रामक, ट्रांजिटिव। और सर अगर ये तो चलो लास्ट स्टार्टिंग वाला बोल दिया, यहां पर देखिए स्टार्टिंग और लास्ट, तो ये कैंसिल हुआ ए। अब बोल दो बी कॉमा सी लिखते थे, ये नहीं यार। ये बताओ, इसको कट किया, ये जो कट कर रहा है इस ब्रैकेट में ये दूसरे नंबर पे पड़ रहा है। अरे जो कट हुआ है ये वाले इस पोजीशन वाला तो कैंसिल हो गया ना। देखो तो ये कौन पहले पड़ रहा है? देखो इधर इन दोनों में देखो कौन पहले पड़ रहा है। मतलब पहले पढ़ने का मतलब समझो दो स्थान हैं। देखो ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, तो ये कौन सा वाला कैंसिल हुआ है? इधर देखो ये कौन सा वाला कैंसिल हुआ है? दूसरे नंबर वाला बी है और पहले नंबर वाला, तो ये मुझे देखना इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। अगर वो उस रिलेशन का एलिमेंट है तो समझ लेना वो संबंध क्या होगा? संक्रामक हो। अच्छा इसमें बताइए क्या होगा, जरा बताइए। मान लीजिए 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड मान लीजिए हमने लिख दिया 3,5 बिलोंग्स टू आर। क्या चेक करना होगा? क्या चेक करना होगा बोलो? लास्ट स्टार्टिंग कैंसिल हो रहा है। लास्ट नहीं कैंसिल होगा, लास्ट स्टार्टिंग कैंसिल हो गया। क्या होगा? 2,5। मुझे देखना है उसमें है कि नहीं है। और दूसरा, एक मिनट, 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 5,1। अब बताओ इसमें कौन होगा? स्टार्टिंग लास्ट। तो क्या देखना है? अरे भैया ये कटेगा तो ये दूसरे नंबर पे रहेगा 3। पहले वाला कौन बचा? वो पहले नंबर पे लिखो। मतलब इधर से ना देखो ये पहले नंबर पे, ये जो कट रहे हैं इन दोनों पोजीशन में, ये दूसरे नंबर वाली पोजीशन बच रही है और इसकी पहले वाली पोजीशन, तो उसको पहले लिख देना जो पहले नंबर पे बच रही है। ये हो गया बेटा। अब समझ लीजिए, मात्र इतने समझाने से सोचो यही बात मैं 11 सवालों में रिपीट करने वाला हूं। 11 सवालों में रिपीट करने वाले आपको ये बता रहे हैं। इन 11 सवालों को आप तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का अगर सवाल, ये 5 नंबर से नीचे नहीं आते, पहले सुन लेना। 5 नंबर का अगर सवाल फंसता है तो सॉल्व होगा आपसे। ये पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखो क्योंकि सबके पास मोबाइल नहीं होगा। कॉपी में लिखना, उसी के साथ सॉल्यूशन करना है। लिखेगा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखेगा बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, लेट आर, सॉरी पहले एक ऐसी बेसिक क्वेश्चन दे देते हैं जिसमें आप ट्रांजिटिव वगैरह, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें मुझे बताइएगा। हिंदी में दे रहे हैं लेकिन बेसिक है, इसमें आपको बताना है कौन सा संबंध है। सिमेट्रिक है, तुल्यता है। अगर ये बताओ किसी ऑप्शन में तुल्यता होगा तो क्या क्या तुम्हें निकालना होगा? सम्मित भी चेक करना पड़ेगा, संक्रमण, और जहां संक्रमण नहीं हुआ सम्मित हो गया तो क्या फायदा फिर? मतलब ये तो क्लियर है कि फिर वो
तुल्यता नहीं हो सकता। तुल्यता के लिए क्या होना चाहिए, कोई रिलेशन तुल्यता संबंध है उसको तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन एक नाम दिया गया है। उस रिलेशन के लिए आपके लिए तीनों रिलेशन उसमें होने चाहिए, सम्मित भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब उस रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए लिखेंगे, सिद्ध कीजिए, सॉरी समुच्चय यानी सेट ए दिया हुआ है में संबंध आर, वन कॉमा वन, 2,2, 3,3, 1,2, 2,3 द्वारा प्रदत्त है, मतलब डिफाइंड है, समझ लीजिए। तो ये दिया है सम्मित है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आ जाते हैं, सिमेट्रिक है। दूसरे ऑप्शन में कहा जा रहा है स्वतुल्य है, स्वतुल्य का मतलब है रिफ्लेक्सिव। तीसरे वाले में कहा जा रहा है संक्रामक, संक्रामक का मतलब है ट्रांजिटिव। और चौथे वाले में कहा जा रहा है तुल्यता है। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस। जल्दी से बेटा मजा आ जाएगा सवाल में, जल्दी से देखिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए देखिए, समुच्चय से लिखा जाएगा। अब देखो मैंने क्या कहा, समझ लो ये बोर्ड के सवाल हैं सब, चाहे जितने भी, भाई आप ये बताइए 7 सेट होते, आता तो एक ही है ना, तो ये सारे जितने भी बच्चे सबके लिए 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान के चलो। ये समझ लीजिए पेपर आउट कर दिया आपके सामने, 11-12 क्वेश्चन हैं और आपको बता रहे सब एक टाइप, और इसके अलावा भी कोई बनता है आपको इनको करने की बात खुद आने लगेगा कि यार ये कह रहा है तुल्य। देखो ये है, बताइए कौन सा रिलेशन है। देखो सबसे पहले ध्यान रखना, स्वतुल्य के लिए कोई ऑप्शन है स्वतुल्य? अच्छा देखो ये वाला क्यों दिया है, अगर ये तीनों होगा ना तो फिर हमें सिंगल ऑप्शन टिक लगाना, ये ही लगाना होगा। सबसे पहले एक काम करो, अगर एक भी रिलेशन गड़बड़ हुआ तो इसको हटा देना। फिर सबसे पहले आपको देखना है स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट की खुद के साथ इमेज होनी चाहिए 1, तो 1 का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, 1 के साथ। 1,1 है, बिल्कुल है। 2, फिर दूसरा एलिमेंट देखो 2, हर एलिमेंट को चेक करो। सिमेट्रिक के लिए, ट्रांजिटिव के लिए ना देखो करो, बस स्वतुल्य के लिए हर एलिमेंट का खुद से कनेक्शन। 2,2 अवेलेबल है, 3,3 तो ये क्लियर है, सम्मित है। अभी हम इस पर टिक नहीं लगा सकते, हो सकता है ये भी, अगर ये भी हो गया तो तुम इसी पे टिक लगाओ क्योंकि 2 ऑप्शन नहीं होंगे। फिर उसके बाद यहीं से पकड़ लो, देखो 1,2 एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट देखो 1,2 तुम्हें ढूंढ रहा हूं 2,1, अगर 2,1 तुम्हें दिखता तब भी नहीं होगा सिमेट्रिक। फिर 2,3 मतलब हर एलिमेंट जो दिख रहा है, ये एलिमेंट है बेटा ऑर्डर पेयर में, जो एलिमेंट दिख रहा है उसका उल्टा भी अवेलेबल होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए उस पर। सर अगर यहाँ पे 2,1 हो जाएगा तो हो जाएगा, तो इसका कहाँ उल्टा है अवेलेबल, मान लो इसको हम अवेलेबल कर दें। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। सिमेट्रिक के लिए आपको ये देखना है जितने भी एलिमेंट उनके उल्टे भी अवेलेबल होने चाहिए, यानी 1,2 का उल्टा 2,1, ये तो है लेकिन इसका उल्टा नहीं है 3,2। लेकिन अभी चलो इतना दिया हो तो सम्मित तो नहीं है, स्वतुल्य तो है। संक्रामक देखो, संक्रामक के लिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल करो, 1,3 बचा, 1,3 तो है नहीं ना इसमें। अरे भाई संक्रामक के लिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल किया, जब 2 से 2 कैंसिल करोगे तो 1,3 बचा, तो ये एलिमेंट होना चाहिए, है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। केवल आपका ये रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। आइए अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, देखो इधर, ये आपकी कॉपी में केवल सेव होना चाहिए बेटा सारे क्वेश्चन। देखो हमने तो पूरा प्लान बनाया 12 क्वेश्चन का, मान लीजिए हम हर सवाल को समझा रहे हैं, फिर हम मिटाएंगे, फिर उसके बाद आप वो करने को देंगे, चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हो रही, उसके बाद फिर हम बताएंगे।
यानी एक सवाल को 2 बार समझाया जाएगा तो आप बहुत मजबूत हो जाएगा। तो जितने भी सवाल हो जाएंगे, फिर अगर नहीं भी हो पाएंगे, सॉल्यूशन है सबके, सबको एक ही ढंग से सॉल्व किया है हमने। चलो देखो इधर आइए, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में समझा देंगे। अभी लिखिए, पहला क्वेश्चन है, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन एन। एन का मतलब है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का रिलेशन नेचुरल नंबरों के साथ ही, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है डिफाइंड, परिभाषित किया गया है बाय, आर कोई रिलेशन दिया है ए कॉमा बी, और इसमें कह रहा है ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। फैक्टर ऑफ बी का मतलब ए जो है बी का गुणनखंड है, ए बी का गुणनखंड है, ए बी का गुणनखंड है। देन सो दैट, 5 नंबर, सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं, सारे प्रश्न 5 नंबर के हैं भाई। अब ये समझ लीजिए, आप एक बार लिखिए और अच्छे से समझिए, कहानी की तरह सुनिए, और फिर दोबारा से उसी को करना है आपको सॉल्व। पहले हमें करने देना, ए इज फैक्टर ऑफ बी, देन सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। सिद्ध करना है कि आर हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का मतलब है, रिफ्लेक्सिव का मतलब स्वतुल्य, और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब है, ट्रांजिटिव का मतलब है संक्रामक। बट नॉट सिमेट्रिक, बट क्या है, नॉट सिमेट्रिक, सम्मित नहीं है। नॉट सिमेट्रिक का मतलब सम्मित नहीं है। तो बताइए कैसे होगा बेटा, हमें सारी चीज़ों को फील करना होगा। और ये ए कॉमा बी इज अ फैक्टर ऑफ बी, देन अब इसको जरा समझ लेंगे हम, जरा समझिएगा, इसको समझिएगा। और कहीं कहीं पर उदाहरण के लिए नंबर भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें कह रहा है कि इज ए रिलेशन ऑन एन, ए कॉमा बी इज ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। ध्यान रखना बेटा, इस सवाल में कह रहा है ए क्या है, बी का गुणनखंड है, ठीक है। ए इज फैक्टर ऑफ बी। देखो सुनिए, मैथ्स में एक बात ध्यान रखिएगा, ये लाइन थोड़ा दिक्कत कर रही है, लेकिन परेशान ना हो, आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संबंध, देखो आर बी ए रिलेशन, आर कह रहा कोई संबंध है, ऑन एन का मतलब ये आपके नेचुरल नंबर है। आप ऐसा नहीं कल्पना कर सकते हो, आपको बोला तो ऐसा नहीं सोचना है, नेचुरल नंबर कोई लेना है। तो कोई नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन है, डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है ए कॉमा बी करके उसके एलिमेंट है, लेकिन इस तरीके से है कि ए जो है बी का फैक्टर है। तो फिर कहा जा रहा है देन सो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। फैक्टर का मतलब समझ रहे हो, वो उसको कैंसिल कर दे। देखो मैथ्स में 2 तरीके से बात को समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, क्या सही बात है? फैक्टर का मतलब अगर इसको तोड़ोगे तो क्या ये फैक्टर नहीं बनेगा क्या उसका? यह कह सकते हो कि जो 6 है उसका इसमें भाग, मतलब ये जो है ये उसको काट देगा। बेटा हमेशा याद रखना, कभी भी हम फैक्टर की बात करते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6 का मतलब है ये नंबर इसको काटना चाहिए, तब हम कहेंगे। जैसे मैंने कहा 18 इज फैक्टर ऑफ 36, सही है कि नहीं है? जिसको फैक्टर बोल लो उसको उसके भाग में लिखो। अब ये देखो कट कर देना चाहिए, उसको नेचुरल नंबर आना चाहिए। जैसे 18 इज फैक्टर ऑफ 9, गलत है। 9 को 18 में भाग देंगे भिन्नात्मक आएगा, तो फैक्टर नहीं है, गलत ये चीज़ है। पूरा पूरा भाग कहाँ जा रहा है भाई? कोई चीज़ कटना कहेंगे, ये कहाँ कटेगा? 18 में 9 का भाग जा ही नहीं पाएगा, भिन्नात्मक आएगा। तो कोई किसी का फैक्टर कब होगा?
फैक्टर का मतलब है कि वो चीज उसे कट कर देती है। जैसे मैंने कहा बी इज ए इज ए फैक्टर ऑफ, यानी बी क्या होगा, ए को काट देगा, मतलब ये जो बी है डिवाइड में ए करोगे तो कोई कट कर देगा उसको। तो आप इस सवाल को कैसे करना है जरा सीखेंगे बेटा, सॉल्यूशन का ढंग सीखना, सॉल्यूशन का प्रोसेस सीखना कि कैसे होगा। इस सवाल में कहा जा रहा है ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। आप बच्चों को आज ये सच्चाई बता दें, जैसे अगर मैंने कहा, जैसे अगर मैंने ये एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए इज ए फैक्टर ऑफ डी, तो आप हमेशा d इक्वल टू सी लेमडा लिख देना। देखो वाकई में देखो, जैसे मैंने कहा 6 को लिखा 2 गुणा 3, तो 2 भी फैक्टर है 3 भी फैक्टर है, 6 का 2 भी फैक्टर है 3 भी फैक्टर है। तो कभी भी कहा जाएगा फैक्टर है तो दूसरा मालूम नहीं क्या है, ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। सी इज ए फैक्टर ऑफ, तो देखो सी फैक्टर है, अब दूसरा कुछ मालूम नहीं लेमडा कर देना। जैसे हमने कहा m इज ए फैक्टर ऑफ n, तो क्या लिखोगे, जिसको बोला जा रहा है उसको लिखो, n इज इक्वल टू क्या होगा म्यू m। ये होता है मैथमेटिकली। बोल दो, कहते सर मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखें, ये तो आपने कह दिया m इज फैक्टर ऑफ n, तो ये लिखना n इक्वल टू m लेमडा, तो हो गया फैक्टर m जो है, m जो है फैक्टर हो गया n का, तो ये हो गया। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे जरा सीखेंगे। सबसे पहले इस सवाल में क्या करना है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव सॉल्यूशन, जरा देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, स्वतुल्य। देखिए तो ऐसे हेडिंग डाल देना, मजा आ जाती है। आर कोई संबंध है और a कॉमा बी, ए इज ए फैक्टर ऑफ बी, यानी b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए लेमडा। b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए लेमडा। तो सवाल में कह रहा है सिद्ध करो कि ये रिफ्लेक्सिव हो। सबसे पहले मुझे रिफ्लेक्सिव देखना होगा, तो क्या होगा बेटा, ए लेट ए कॉमा ए, ये देखिएगा यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा आप बच्चों को, यहां पर एक बात ध्यान रखनी है। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको प्रूव करना है कि ए हमारा कोई नेचुरल नंबर है। ए क्या है हमारा, ये हमने लेट कर लिया, ए हमारा कोई नेचुरल नंबर है। क्या बताओ, ए कॉमा ए क्या उसका एलिमेंट होगा, बोलो। सर ये कैसे कह दिया आपने, क्योंकि अगर आप ये बताइएगा ए इज ए फैक्टर ऑफ ए, क्या हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, पहले बताइए। क्या 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब ये बात सही है। यानी कोई भी नेचुरल नंबर लो अपना फैक्टर होता है। देखो 7 है, 7 गुणा 1, मतलब ये फैक्टर का मतलब उसे कट करके नेचुरल नंबर मिल जाएगा। 6/6 आप देखो भाग दो, कोई भी नंबर सोच लीजिए दुनिया का, 17/17, तो ये बात क्लियर हो गई। ए इज ए फैक्टर, ऐसे एरो लगा देते हैं, सुन लीजिए, बस सीखते रहो। अब देखो ये जानकारी दे दी, ऐसे एरो लगाना है, अब समझ में आया। शुरुआत ऐसे कि फिर एरो लगाना, जो रिजल्ट निकलता है रही होगा लास्ट में लिख देंगे। अरे यार भैया हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये इसका एलिमेंट होगा, क्योंकि भाई आपको उन एलिमेंट को ये वैसे ऑर्डर पे रहने जो उसके फैक्टर होंगे, तो ये हर एलिमेंट खुद का फैक्टर होता है, तो ये इसका एलिमेंट हो गया। तो यहां से लिखेंगे ए इज फैक्टर ऑफ ए, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आर इज, क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव। आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो गया। दूसरा हेडिंग क्या पड़ेगी, दूसरी हेडिंग क्या पड़ेगी, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के सॉरी, अच्छा ट्रांजिटिव देखने बोल रहा है ना पहले। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हमने लेट कर लिया ए कॉमा बी इसका एलिमेंट है, और बी कॉमा सी भी इसका क्या है, एलिमेंट है। और हमें क्या लेकर आना है, दिमाग लगाइए, क्या लेकर आना है, अपना रब में देखो क्या लेकर आना है, ए कॉमा सी इज, ये इसका एलिमेंट होना चाहिए आर का। तो यहां से इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो ये जो लिखा है ए इज फैक्टर ऑफ बी, तो बी इक्वल टू ए लेमडा, तो बी इक्वल टू क्या होगा, ए लेमडा, और एंड सी इक्वल टू कितना होगा, बी लेमडा। लेमडा ना लिखो, अब कुछ और लिख दो, जरूरी तो ना जो यहाँ पे लेमडा गुणा हो रहा है वही होगा, कुछ और लिख दीजिए म्यू। बेटा इधर समझिएगा,
जब भी मैथ्स में ऐसी लाइन लिखी हो, ये आप चाहो तो कहीं पे नोट करके लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है m इज ए फैक्टर ऑफ n, ये लाइन लिखी है, इसको क्या लिखेंगे, n इक्वल टू लेमडा n या n लेमडा, चाहे n लेमडा को चाहे वही भैया, ये जो है n इक्वल टू m लेमडा, इसका मतलब n इसका फैक्टर है, टुकड़े हैं, गुणनखंड, देखो गुणनखंड, खंड का मतलब होता है गुणा हो रहे हैं, उसके वो टुकड़े हैं। तो क्या बताइए, क्या n m क्या n का फैक्टर नहीं है क्या, लेमडा भी उससे क्या मतलब, दूसरा कौन मल्टीप्लाई, उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये बोला गया है ये भैया अगर इसका फैक्टर है, इसका मतलब n इक्वल टू m लेमडा, m के साथ पता नहीं कौन मल्टीप्लाई, 12 3 का गुणनखंड, 3 गुणनखंड है, बिल्कुल है। अब दूसरा कौन हो रहा है उससे मतलब नहीं हमको, हमें ये कह रहा है कि m गुणनखंड है, तो n इज इक्वल टू m लेमडा। तो यहाँ पर ये इज फैक्टर ऑफ b, तो ये इसमें याद रखना, इसमें क्या करोगे, b इक्वल टू a लेमडा, b इक्वल टू a लेमडा, c इक्वल टू, तो मुझे यहाँ पे क्या लाना है, c इक्वल टू क्या लेकर आना है, मतलब कुछ और कह दें k, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। तो एक काम करेंगे, देखो इधर ये लिखा है, तो यहां पर जरा देखिएगा, c इज, यहां पे क्या लिखा है, a इज ए फैक्टर ऑफ b, यानी b इज इक्वल टू a लेमडा, और यहां पर क्या होगा, c इक्वल टू कितना होगा बेटा। अब क्या किया जाए बताइए, ये जो b की वैल्यू है म्यू इसमें पुट कर देंगे, ये जो b है यहां पर b है, इसमें पुट कर दो जरा, यहां पर लिख दीजिए ना, b इक्वल टू a लेमडा रख दिया इसमें, b इक्वल टू a लेमडा, तो यहां से कितना होगा, c इक्वल टू कितना होगा, म्यू लेमडा इनटू a, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां से ये आपका कुछ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो नंबर मल्टीप्लाई से k समझ लो, लेट कर लो इसे k, तो यहां पे क्या कह सकते हैं, नीचे जगह नहीं है, इसके आगे कर दे रहे हैं, क्या कहेंगे बताइए, इसी c इक्वल टू क्या लिखेंगे, c इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए। अरे भैया अगर मैंने इसको, ये आया है तो इसका मतलब क्या हुआ, c जो a है वो किसका फैक्टर है भैया, ये बताइए, 12 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, मान लीजिए 3 दूनी 6, लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कई सारे नंबर में भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 6 दूनी 12, तो हमें तो 3 देखना है, 3 उसको मल्टीप्लाई करके, एक मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो ये म्यू और लेमडा मल्टीप्लाई करके कोई नंबर ही तो बन रहा होगा भाई, 3 का 10 के साथ गुणा करो, नंबर ही तो बनेगा, लेट वो k बन रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें बस a पर फोकस करना है कि a उसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो यहां पर ये बताइए 3 उसका गुणनखंड है 12 का, बिल्कुल, गुणनखंड का मतलब क्या होगा, अगर आप उसको समझोगे फैक्टर, टुकड़ा, उस नंबर का 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, 3 नंबर मल्टीप्लाई, उनमें जो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हर नंबर क्या कहलाएगा, उसका फैक्टर कहलाएगा, गुणनखंड, नाम देखो गुणन, यानी गुणा हो रहा है, उसका टुकड़ा, खंड, गुणनखंड। तो ये हो गया। अब बताइए क्या होगा, यहां से ये हो गया, यहां से क्या समझ में आ रहा है बताइए, इधर देखो, a क्या है, k क्या है, c का गुणनखंड, a क्या है, तो हमें तो a को देखना है ना, a क्या होगा, c का a इज ए फैक्टर ऑफ, a इज ए फैक्टर ऑफ, यहां पे एक लाइन लिख सकते हो, a इज ए फैक्टर ऑफ, इसी के नीचे लिखना आप, तो यहां से क्या होगा, इंप्लाइज दैट, क्या होगा, a इज ए फैक्टर ऑफ c, इसका मतलब a कॉमा c इज एलिमेंट ऑफ, हमने प्रूव कर दिया। तो अगली लाइन में फिर इंप्लाइज दैट लगा के क्या लिखेंगे, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, r कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो देखिए दोनों आपको प्रूव हो गया, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा ही होगा। तो बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इन सवालों को देखो, एक होता है बिल्कुल समझ में ना आना, और एक होता है समझना लेकिन एक बार और करना, ये 2-3 बार कर लोगे आराम से आ जाएगा। सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव तुम्हें बताया, कोई एलिमेंट खुद से डिवाइड होता है यार, हर नंबर अपना खुद का फैक्टर होता है। 7 सर कैसे फैक्टर होगा, 7 गुणा 1 लिख दो, तो 7 नंबर खुद का, हमेशा कोई भी नंबर खुद का फैक्टर होगा। अरे आप ऐसे समझ लो, उसको उसके बटे में रखो, 7 को 7 के बटे में रखो, काटेगा कि नहीं काटेगा, काटने का मतलब वो उसका फैक्टर है, ये मैथ्स में कहा जाएगा। जो चीज उसके गुणनखंड है, आप देखिए 3 गुणा 4 है, ये 3 से कट जाएगा नंबर, इसके फैक्टर कौन कौन है, 3 और, तो आप 12 को देखो 3 से भी काट दोगे और 4 से भी कट कर दोगे,
जो फैक्टर होते हैं उनसे उसको भाग में लिखो, उसको पूरा कट कर देंगे। तो अब ये देखो ए है, अगर मान लो पता नहीं कौन सा नंबर है, डिवाइड में रखो ए, क्या कट कर देगा उसको? 1 आएगा। इसका मतलब ए इज फैक्टर ऑफ ए, इज फैक्टर ऑफ ए। ये क्लियर हो गया। और यहां से क्लियर हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ये मानना पड़ेगा भैया कि ए कॉमा बी इस रिलेशन का एलिमेंट है और बी कॉमा सी। तो अब हमें इसका उल्टा लाना है, मतलब सॉरी ये लाना है, ए कॉमा सी उसका एलिमेंट होगा किसका? उस आर का। तो ये ए फैक्टर है बी का, तो बी इक्वल टू ए लेमडा, बी फैक्टर है सी का, तो सी इक्वल टू बी लेमडा। अब हम ये लेकर आएंगे सी इक्वल टू ए के। तो ये बी की जो वैल्यू यहाँ पे रख दी, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। लास्ट में लिख लो नीचे अगली लाइन में, इसके नीचे लिख रहे हैं, इसी के नीचे एरो ऐसे बनाना, मतलब ये इक्वल नहीं लगाना आपको, हर सवाल में ऐसे लिखना है। इम्प्लाइज दैट, जैसे आप कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसके बाद अगला स्टेप लिखते हैं, तो उधर ऐसे इम्प्लाइज दैट लगा के लिखना है, मतलब इसके बाद ये चीज़ आएगी, इसके बाद ये चीज़ होगी, इम्प्लाइज दैट ये होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर इज ए कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये हो गया। अब लास्ट क्या बचा? क्या बचा? सिमेट्रिक। लास्ट बचा सिमेट्रिक। सुन लीजिएगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ? सममित। अब हमें ये प्रूव करना है कि सममित रिलेशन है कि नहीं है। देखो इधर, तो उसके लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। लेट कोई दो नेचुरल नंबर ले लो, लेकिन ऐसा लेना कि इसका एलिमेंट हो। क्या 2 6 का फैक्टर है? भाग में लिखो 6 के, 2 को काट देगा उसको। बात सही है यार, देखो ये फैक्टर है तो मतलब ये देखा करो, ये इसके भाग में लिखो, कट के एक नेचुरल नंबर बने। अब हमें जब प्रूव करना है, जैसे मैनी वन में भी आप क्या कर रहे थे फंक्शन में, मैंने कहा था कोई ऐसा सवाल दिया सिद्ध करो मैनी वन, कोई 2 ऐसी वैल्यू देख लो जिन पे सेम वैल्यू आ रही हो, 2 डिफरेंट एक्स रख के सेम वैल्यू आ रही हो, तो वो मैनी वन हो जाता है। वैसे इसमें भी कभी कभी नहीं अगर समझ में आ रहा है, कोई नंबर लीजिए, ऐसे संक्रमण के लिए कर हो जाएगा, जैसे सिमेट्रिक है, इसके लिए कभी दिक्कत आ रही है तो आप ऐसा लेना, मतलब ऐसा लेना कि वो उसका एलिमेंट हो। जैसे 2,6, क्या 2 6 का फैक्टर है? मतलब फैक्टर का मतलब अगर मैं इसके भाग में इसको रखूंगा, कट के एक नेचुरल नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आना चाहिए, तब कहेंगे 2 क्या है? 6 का फैक्टर है। अब जरा बताइए, बट implies that but 6,2 is not element of a। क्या सही बात है? बोलो भाई, आप 7,14 को इसका फैक्टर बता रहे हो, 7,14 को उसका एलिमेंट बता रहे हो, क्या 14,7 भी होगा? नहीं ना बेटा। देखो क्यों नहीं होगा? अगर 2 के भाग में इसको रखो, फैक्टर है ना ये, तो इसके भाग में रखोगे तो क्या आ रहा है? भिन्न आ रही है। जो फैक्टर होता है उसको काट के एक नेचुरल नंबर देता है। ये फैक्टर कह रहे हैं हम, ये फैक्टर है, ठीक है, हम फैक्टर कह रहे हैं, तो देखते हैं भाई फैक्टर उसको भाग में लिखो, कट कर रहा है? नहीं कट कर पा रहा है, भाग ही नहीं जा पा रहा। इसका मतलब क्या? यहीं से प्रूफ हो गया। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जरूरी ये नहीं है, ये और ले लीजिए, 3,27 इज एलिमेंट ऑफ आर। तुमने ये सिद्ध करके दिखा दिया ना कि भैया ये इसका फैक्टर है, काट रहा है उसको, लेकिन 27,3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, implies that but ये इज नॉट एलिमेंट ऑफ। और आप जानते हो सिमेट्रिक में a, b एलिमेंट है, तो b, a भी प्रूव करके दिखा उसका एलिमेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये रिलेशन क्या होगा बताइए? ये सम्मित नहीं है, ठीक है, ये सम्मित नहीं है। आप कोई भी नंबर लो यार, बस ऐसा ना लेना 7,8 ऐसा ना लेना, ये तो गलत है ना। क्या 8 में 7 का वक्त जाएगा ही नहीं। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लिया, इधर कुछ और ले लो, 24 ले लो, 24 में भाग दो 3 का, पूरा नेचुरल नंबर, यानी ये इसका फैक्टर हो गया। लेकिन उल्टा करोगे 24,3, ये गलत हो गया। 3/24 करो, कट ही नहीं रहा, तो वो इसका एलिमेंट नहीं होगा। इसलिए क्लियर हो गया ये सिमेट्रिक नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या ये संबंध तुल्यता संबंध है? क्यों नहीं है? अब आपको फील हो रहा है, अब आपको फील हो रहा है कि हाँ, अगर ऐसा सवाल कभी आ जाए, सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध, ये जो काम कर रहे हो ना, ये आपको 3 अलग अलग करना पड़ेगा। ये जो तरीका होता है बेटा, ये इसलिए कर दिया क्योंकि आपको ऐसे सवालों में सोचना a, b करके ही करना है इसको। लेकिन इसमें क्या हुआ, कोई
कोई भी 2 नंबर ऐसे ले लीजिए कि वो उसका फैक्टर हो। जैसे ले लिया 10 ले लिया, तो उधर क्या लोगे, 10 कॉमा क्या लो, उधर बड़ा ही लेना 10 से, तभी तो काटेगा उसको। 20 ले लो, 10,30 ले लो, 10,40 ले लो, उसका एलिमेंट है क्या 40,10 उसका एलिमेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि 40 10 का फैक्टर नहीं होता है। जो फैक्टर होता है वो हमेशा उससे छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा, तो भाग ही नहीं जाएगा। फिर भाई 10 के बटे में तुम 20 रखोगे तो कहाँ भाग जाएगा, कहाँ नेचुरल नंबर आएगा? 10 है, उसके ऊपर बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि 11 हो जाए, ऐसा हो कट भी जाए, तभी तो उसको फैक्टर कहेंगे उसका। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग करिए, दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसको दोबारा से एक बार हम और बताएंगे। ये 2-2 बार हर सवाल का सॉल्यूशन चलेगा भाई, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2 बार। जल्दी से आप लोग करिए, रब में करो, अलग से सीखो, 2-2 बार करके सीखोगे। जल्दी से करिए। चलिए देखिएगा, एक बार फास्ट तरीके से देख लीजिए। देखिए इधर सॉल्यूशन, लेट सबसे पहले रिफ्लेक्सिव A belongs to R, तो सॉरी R नहीं N, हमें ये लाना ना A, A इज एलिमेंट ऑफ, हमने ये लिख दिया A इज हमेशा भाई कोई भी नंबर किसी का फैक्टर होता है, खुद का फैक्टर होता है। तो ये इससे क्लियर हो गया, A, क्या होगा, इसका एलिमेंट हो गया। तो यहां से इंप्लाइज दैट R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये क्लियर हो गया। ये हमारा तो जो है स्वतुल्य संबंध है। दूसरा हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए बहुत इजी है, ट्रांजिटिव के लिए बहुत आसान है। लेट कर लेते हैं A, B इस रिलेशन का एलिमेंट है, और B, C ये क्योंकि लास्ट स्टार्टिंग सेम रखना है, इज एलिमेंट ऑफ R। अब हमने टारगेट बना दिया, हमें प्रूव करना है A, C इज ये हमारा टारगेट है, ये रब में लिख दो अपना। तो यहाँ से क्लियर हो गया, अगर ये इसका फैक्टर है तो B = A लैम्डा और C = म्यू B। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद C, देखो B और C रिलेशन किसके बीच में चाहिए, A और C। तो B को हटाओ, B कहाँ से हटेगा, यहाँ से। ये B की वैल्यू उसमें रखो, ये B की वैल्यू उसमें रखिए। तो C = म्यू लैम्डा है, म्यू B है, तो इसमें क्या करेंगे, B = कितना है, A लैम्डा यहाँ रखेंगे, C = कितना होगा, A लैम्डा, और इधर कितना होगा, म्यू लैम्डा इंटू A। ये होगा कि नहीं होगा? तो इम्प्लाइज दैट कितना होगा, इसको लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए, के A। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, A, C, तभी तो लिखे C = K टाइम से इज एलिमेंट ऑफ R। प्रूफ हो गया। तो यहां से इम्प्लाइज दैट क्या होगा, R एज क्या होगा, बोलो, ट्रांजिटिव। अब बताओ, अगर हम ना समझाते तो कहां तक रट पाओगे यार, कौन सी लाइन लिखनी, क्या लिखनी, कहां समझ में आ पाएगा? बोलना निश्चित है, नहीं याद कर पाओगे। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है, हाँ संक्रामक के लिए इन दोनों का सेम रखना जरूरी है, फिर हमें ये लाना है, तो वही बना रहे। अब यहाँ से ये हो गया, और सिमेट्रिक के लिए 2,6 इज एलिमेंट ऑफ R, क्योंकि 2 6 को काट देगा, लेकिन 6,2 गलत हो जाएगा, 6 2 को नहीं काट सकता, क्योंकि भिन्न आ जाएगी। भिन्न में मतलब होता है काट नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए हो गया है, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम लिखिए। हो गया, बोलो। अरे क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे बेटा, आवाज बिल्कुल नहीं करनी। सेकंड प्रॉब्लम हमारा बहुत जबरदस्त है। अब देखो ये सवाल अगर देखोगे तो बहुत खतरनाक लग रहा है, रे यार कैसे होगा रिफ्लेक्सिव। ये 5 नंबर का है, बोर्ड में मैंने बहुत चुनिंदा सवाल चुने हैं बेटा। बार बार कह रहा हूँ, रिलेशन
तुल्यता संबंध वाले और सवाल मत देखना, केवल इसको देखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई आता भी एक्स्ट्रा तो हो जाएगा सब, क्योंकि ये सब चीज़ें जो सिखाया जा रहा है ये ध्यान रखो, हो जाएगा अपने आप। कोई कह रहा तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, तो आपको मालूम है क्या कह रहा है, आप उस पर ध्यान रखते हुए सवाल करते रहो। देखिए ये कह रहा है सेकंड प्रॉब्लम, लेट n be the set of positive integers। ये बेटा धनात्मक पूर्णांक है, इंटीजर्स define a relation R on n by n। ठीक है, और कभी अगर भूल गए दिमाग से तो इस लेक्चर को देख लेना, फिर से याद आ जाएगा। देखना ही तो है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सारे। such that a कॉमा b। अच्छा देखो, अब देखो इसमें ऐसे प्रयोग, मैंने अभी क्या बताया था, सुन लेना जरा। मैंने आपको क्या कहा था, देखो बेटा रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से भी हो सकता है। जब कोई सवाल में ऐसे लिखा होता है तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो ना, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है तो उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई जैसे ये लिखा है, ये आर को ये हो गया, और कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, तो उस समय क्या होगा, ये ना प्रयोग करो, यही ज़्यादा सही रहेगा। ये फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग जा रहा है ना, तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। जब ऐसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, आपने आदत ये बनाई। जब ऑर्डर्ड पेयर, देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर, इसके इस ऑर्डर पेयर का इससे कनेक्शन है कोई आर रिलेशन के द्वारा, वो लिखा नहीं है, एक संबंध के द्वारा। और वो संबंध कैसा ये दिया हुआ है, वो संबंध दिया हुआ है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस, यानी ये चीज होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं। देखो वो दिया हुआ है, अरे भैया इसके कैसे रिलेशन है, देखो ये चीज क्या है, इन दोनों का समेशन, इन दोनों के समेशन, तो ऐसे ले सकते हो 2,3, मतलब इन दोनों को जोड़ने पे जैसे लिखा है 5 कॉमा कितना 4, कितना आ रहा है, 5 में 4 जोड़ो कितना आ रहा है, तो इन लास्ट फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पे जितना आ रहा है, ये भी तो लिख सकते हैं, सही है कि नहीं है। अरे ये भी तो इससे कनेक्शन है इन दोनों का, सही बात है कि नहीं है भैया, ये इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। पहले फील कर लेते हैं सवाल को, आर 6 कितना होगा, 7 और 6 13, क्या लिख दें आगे, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 2, मतलब ये इस रिलेशन से कनेक्टेड है। वो रिलेशन ये दिया हुआ है कि इन दोनों का समेशन इन दोनों के समेशन के बराबर है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये हमने इंप्लाइज दैट हमने नहीं लगाया, अपने ये सवाल का सॉल्यूशन नहीं चल रहा, ये दिया हुआ है कि ये कैसा रिलेशन है। अगर ये चीज़ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो इधर, इसको कैसे लिखेंगे, सुनो जरा। जैसे मैंने कहा 2 + 13 इक्वल टू 7 + 8 होगा कि नहीं होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या होगा बताइए। देखो यार, ये पहले वाला पहले लिखोगे और ये कहाँ चला जाएगा, देखो ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, दूसरे वाले के लास्ट में, यानी कितना होगा 13, ये तो होगा बेटा। और जो ये जिस हिसाब से दिया वही ये चीज़ कर दोगे तो वो अलग हो जाएगा, ये चीज़ कर दोगे अलग हो जाएगा। यूँ पहले नंबर दूसरे नंबर, पहले इसको पहले लिखा, ये देखो लास्ट में लिखा, इन दोनों का समेशन। तो ये जो पहले लिखा है इसको फर्स्ट में लिखना है, और जो ये लिखा है इसे लास्ट में लिखना है। और ये क्या है, ये इधर रहेगा 7 और ये क्या रहेगा 8, ऐसे लिख दिया, ठीक है। चलो अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आप देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ये देखो मैंने क्या कहा था, ये देखो ऐसे दिए एलिमेंट, देखो ये देखो एलिमेंट है कि नहीं है इसके, ये पहला ये दूसरा, इज एलिमेंट ऑफ n by n, ऑर्डर्ड पेयर में है अब एलिमेंट। अभी क्या सिंगल था, ये वाला सिंगल एलिमेंट, उससे अब ऑर्डर्ड पेयर कनेक्शन है, ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब नेचुरल नंबर का ही कलेक्शन है ये सारा, ऐसे नहीं सोच सकते हो, ये इतना नहीं सोच सकते हो, नेचुरल नंबर ही सोचना है।
चलो आगे देखेंगे। आगे कह रहा है प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है? अरे लग तो रहा है ना। वो बात अलग है कि आपको समझा दिया इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, मजा दिला दिया है उसका, लेकिन आप बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना। अरे यार अब बताइए दिमाग में क्या चल रहा है? पहली हेडिंग, पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा पॉइंट, और रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? A, B, कैपिटल R, A, B खुद से भी तो होना चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? देखो इधर ये रिलेशन हमें, तो पहली हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव वाली, दूसरी हेडिंग डालेंगे सिमेट्रिक वाली, तीसरी वाली हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव। कम से कम ये तो समझ में आ रहा है यार। मैंने बच्चों को देखा, बच्चा समझ ही नहीं पाता है, क्या करें? आपको रिफ्लेक्सिव में आइडिया समझ में आ रहा है भैया। जब ये था तो ये रिलेशन का एलिमेंट था, यानी ये जो रिलेशन चल रहा होगा ये एलिमेंट होगा, और भी होंगे। इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है, लेकिन अब उसके एलिमेंट ऐसे नहीं है, उसके एलिमेंट इस तरीके से है। ये उसका पहला एलिमेंट हो गया, समझो ऐसे करके। तो इससे बढ़िया हम इसको ऐसे, जब भी ऐसे होगा ऑर्डर्ड पेयर, आप देखो आर लिखा है, आर जब लग गया तो संबंध, ये एक नहीं है, ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर का उस ऑर्डर्ड पेयर से संबंध, लेकिन ये चीज होगी, यानी इसको ये बनाना सीखना है इससे। अब हमने क्या किया? देखो इधर सबसे पहले क्या प्रूव करना है? सिद्ध कीजिए कि संबंध क्या है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप जरा इसको सीखेंगे, कैसे करना है जरा सीखेंगे। देखो इधर बेटा क्या करना है, देखो इधर सॉल्यूशन। सबसे पहले हेडिंग क्या होगी? रिफ्लेक्सिव। अब आपको मालूम है कि हमें क्या क्या करना है, बस रिफ्लेक्सिव लिखो, रिलेशन लिखने जरूरी नहीं, स्वतुल्य। आपको मालूम है क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। ये संबंध क्या है? प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिद्ध कीजिए संबंध जो R है तुल्यता संबंध है। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो क्या होगा? स्वतुल्य होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और हमारा ट्रांजिटिव होगा। अगर ये तीनों रिलेशन किसी रिलेशन में हैं, तब उस रिलेशन को हम क्या नाम देते हैं? मतलब उस रिलेशन को क्या नाम, किस नाम से पुकारा जाता है? तुल्यता संबंध। चलिए ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए देखेंगे। लेट A, B, ठीक है। ये आपका A, देखो इधर, ये आपका क्या है बेटा? देखो इधर A और B हमारे क्या है? नेचुरल, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर है, ठीक है। क्या है? पॉजिटिव नंबर। सबसे पहले बताइए A प्लस बी आपस में बराबर होता है? बोलिए। और हमारा टारगेट क्या है? अगर इसे इक्विवेलेंस रिलेशन, पहले रब में लिख दिया करो, ये तो लाना है, अच्छा ये बताइए इस टाइप के लिए ये वाला जो होगा ये कहां जाएगा? ये वाला फर्स्ट में रहेगा और ये वाला लास्ट में जाएगा, और ये वाला फर्स्ट में रहेगा। तो ये फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट का मतलब समझ रहे हो? ये देखो ऐसे लिखेंगे, कैसे? जरा देखिए इधर देखो, ये जो लिखा है A, मतलब ये इन दोनों का समेशन होगा। अगर मैं यहां पर लिखूंगा A प्लस बी, बना के देख लो क्या बनना चाहिए? B प्लस ए। इसको एक काम करो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिखो A प्लस बी इक्वल टू 5 बराबर 5, A प्लस बी बराबर A प्लस बी। अब इसको क्या लिख दिया? B प्लस ए। तो क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया। A, ये B आएगा, इन दोनों का समेशन B प्लस ए। बिल्कुल आ रहा है, हो गया कि नहीं हो गया? देखो आ गया कि नहीं आ गया? अरे भैया यहां पर आया कि नहीं आया? आप ये बताइए A प्लस बी क्या खुद A प्लस बी के बराबर होगा? 10 क्या 10 के बराबर होगा? A प्लस बी जब A प्लस बी जब A प्लस बी के बराबर होगा तो A प्लस बी प्लस ए के बराबर भी तो होगा। हम उस हिसाब से सेट कर रहे। देखो ये अपने दिमाग में पहले निकाल लो क्या करना है। इनका जोड़, A प्लस इनके जोड़ के बराबर, इसका मतलब B को पहले लिखना है।
तो इसलिए हमने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिख दिया। ये चीज स्टार्ट करनी, ये नहीं इसे स्टार्ट करना है, पहले ये समझाओ a प्लस बी खुद के बराबर है, x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई के, फिर उसे y प्लस एक्स लिख दो। अब उसके बाद क्या, वो आपने चेक कर लिया था पहले देख लो क्या बनाना है, ये चीज बननी चाहिए। अब इसको मिटा दिया तो ये हो गया, तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या लिखेंगे, r इज क्या होगा, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और यहां पे लेट कर लिया करो a और b हमारे, ऐसा नहीं कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर को क्या बोला जाता है, जैसा बोलना है वैसे ही लेना। अगर इसको नहीं लिखोगे ना, इसको नहीं लिखोगे, पूरी एक एक चीज डेप्थ में लिखो, ऐसे कोई 1/2 भी लिख देगा, गलत। आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर। तो हम जो भी प्रयोग कर रहे हैं उनको एक नेचुरल नंबर समझ लीजिए। कैसे है, ये नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा कौन सा रिलेशन, सेकंड बताइए, सिमेट्रिक। अब आप रब में पहले सॉल्यूशन कर लिया करो। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए a, b, c, d है, तो क्या होना चाहिए, c, d। ये मत बोलो यार, वो तो खुद के साथ, ये कोई है, ये कोई दूसरा है, दूसरा ऑर्डर पेयर है भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए जो ऑर्डर पेयर यहां पे लिखा है वही उधर लिखना है, 3 का 3 से, तो ये ऑर्डर पेयर का खुद से यहां पर ये लिख दिया। अच्छा ये बताइए क्या लाना पड़ेगा, ये तो लाना है, तो बहुत इजी है। देखो इधर यहां पर दे रहा, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी, ये हमारे कौन से नेचुरल नंबर है। इंप्लाइज दैट a, b देखो इधर ये हमने लेट किया है, ये दिया हो, मान लो हमने कुछ मान लिया भाई, कुछ मान लो कि भाई आप जब सिमेट्रिक करते तो कुछ तो मानोगे, 2, 3, तो 3 उसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, तो हमें क्या बनाना है, c, d r a प्लस बी, मतलब हमें क्या बनाना है, c प्लस बी इक्वल टू क्या बनाना है, d प्लस ए। चलो पहले इसके लिए लगाओ, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा बताओ, a प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, b प्लस सी। अब इसको क्या करेंगे, b प्लस सी इक्वल टू a प्लस डी। सर ये कैसे हो गया, सर ये b प्लस सी तो नहीं था। अरे राइट साइड को लेफ्ट साइड में लिख सकते हो, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। अब उस हिसाब से सेट करो जिस हिसाब से बनाना, क्या बनाना, c प्लस बी, c को पहले लिख दो, b को बाद में लिख दो, और उधर d को पहले लिख दो, a को बाद में लिख दो। ऐसे आसान रहेगा, पहले से चालाकी से आपने देख लिया क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। अब उसको बनाओ फिर वो लिख दो वैसे में, तो अब ये क्या होगा बताओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही लिख दीजिए जो लिखा हुआ है, c, d। इसके बारे में भी ना सोचो क्या बनेगा, उधर वो जो लिखा है इसी से ये बन रहा है, तो उससे वो बना के लिख दो, c, d r a, b। देखो उल्टा भी हमने कर दिया। सिमेट्री में क्या होता है, देखो इधर उल्टा, देखो ये होगा भाई, मैंने आपको क्या बताया था, ए आर, इसका उल्टा अगर ये आ गया तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा ना। ये अगर ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बात वही है, लेकिन हम इसको वैसा इसलिए नहीं लिख रहे, थोड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले ऑर्डर पेयर चला, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा। रिलेशन के एलिमेंट जब सिंगल सिंगल होंगे तो ऐसे बना के लिख दिया करो, और जब नहीं है तो बीच में आर लगा दिया करो, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, ये बताइए, ए आर बी है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, बी आर सी ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर बताइए सी आर डी है तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, डी आर सी होना चाहिए। तो वही चीज है, अगर ये पहले लिखा ये बाद में, तो इसका उल्टा भी आना चाहिए। तो ये बना दिया, आप देखो कितना आराम से हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, इंप्लाइज दैट, क्या लिखेंगे, आर इज ए, क्या हो गया, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो कितना मजेदार है, देखिएगा यहां पर बहुत शानदार है बेटा। क्या देखो यहां पर एक बात समझ में आ रही है कि अभी मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या और लाना है, ट्रांजिटिव लाना है। अगर हम ट्रांजिटिव भी प्रूव कर देते हैं, ट्रांजिटिव भी प्रूव कर देते हैं, तो आपका वो रिलेशन फिर क्या हो जाएगा जो है, तब हम लास्ट में, सर लास्ट में क्या लाइन लिखे, मान लीजिए आपने प्रूव कर दिया ट्रांजिटिव, ऐसे ही लिख देंगे, इंप्लाइज दैट आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। लास्ट में लिखे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, यानी हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं क्या, आर क्या है, एक
इक्विवेलेंस रिलेशन। बस ये लिख दो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगली लाइन में आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बस इतना लिख देना फर्स्ट सेकंड थर्ड से। भाई तीनों हमने प्रूव कर दिए हैं। तो क्या होगा, जो संबंध स्वतुल्य होता है, सम्मित होता है और हमारा संक्रामक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, जिस रिलेशन में ये तीनों रिलेशन होते हैं, ऐसे रिलेशन को हम एक नया नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए भाई ये हो गया सिमेट्रिक। अब देखो इधर, इसके बाद हमें करना है ट्रांजिट। देखो चालाकी से बनाओ, जैसे देखो हम इधर ये बना रहे वो आसान रहेगा, ऐसे में सोचने में दिक्कत होती है। हमें ये बनाना है, क्या बनाना है यार हमको। देखो इधर, अब ये क्या करना है, थर्ड वाला क्या है, थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। हेडिंग डालेंगे ट्रांजिटिव, जहाँ ये हेडिंग डाल दी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, बोलो, इसी शुरुआत करनी है ना, सी कॉमन टी आर, और ये क्या होगा ई कॉमा एफ, ये तो होगा। ये देखो सी कॉमा डी कैंसिल होगा, तो क्या आना चाहिए, ये इसका एलिमेंट आना चाहिए, यानी हमारा क्या आना चाहिए, ए प्लस एफ और बी प्लस ई। टारगेट बनाना है, ये बनाना है। देखो इधर, ये अगर तुम्हारा बन रहा है तो ये ऊपर लिख देना है ये। तो हमने क्या किया, देखो इधर, एम्प्लाइज दैट, इधर से क्या निकलेगा, इधर से इनको जोड़ो, कितना होगा, ए प्लस डी इक्वल टू कितना होगा, बी प्लस सी, एंड इधर बताइए सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई। दोनों के लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, राइट राइट जोड़ दो, ए प्लस डी लेफ्ट लेफ्ट जोड़ो, सी प्लस एफ और इक्वल टू राइट राइट जोड़ो, बी प्लस सी डी प्लस ई। इससे कुछ कट रहा है, डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, ए प्लस एफ इक्वल टू कितना होगा, बी प्लस ई। ठीक है, बंद हो गया, बंद हो गया। देखो यहां से क्या होगा, ए कॉमा बी आर ई कॉमा एफ, तो यहां पे क्या होगा, आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां पर लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, आर इज एन, क्या होगा बताओ, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अतः क्या है, आर हमारा तुल्यता संबंध है, हैंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था। जल्दी से नोट करें, कितना आसान है बेटा। आप इसे पहले अपने आप से करो, दोबारा से फिर हम कर रहे हैं, आपको एक बार और करना है। जल्दी से करें, चलिए आवाज न करिए भाई। देखिए अब दोबारा क्या देखना है, इसको दोबारा वीडियो ही देख लेना तुम लोग, ठीक है। दोबारा जब वीडियो देखोगे तो यही चीज़ तो बताएंगे दोबारा, उससे और क्लियर होगा। मतलब ये सवाल आपको आ जाने, दिमाग में छप जाने चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर देने जाओगे तो आप कहोगे यार ये सवाल तो कराए थे उस दिन क्लास में, यही आने हैं, आएंगे नहीं, यही आने हैं। चलिए आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। चलिए भाई आवाज न करिए। देखिए आवाज न करिए जरा। चलिए भाई आगे देखिएगा, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बताएंगे अभी हम। लिखिएगा पहला क्वेश्चन और दूसरा, ये चौथे नंबर पे कहीं भी नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से सीट के हिसाब से मत चलो, कोई जो क्वेश्चन आ रहा है उसका क्वेश्चन लिखो, उसका सॉल्यूशन सामने होना चाहिए। लिखेंगे प्रॉब्लम, लिखेंगे वो जो पीडीएफ होगी उसमें चौथे नंबर पर होगा, लेट आर बी ए रिलेशन। अब आने करिए, लेट आर बी ए रिलेशन
ऑन Z डिफाइंड बाई कैपिटल R, और ये दिया हुआ है A कॉमा B और A माइनस B इज इवन, सम है। तो कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सिद्ध कीजिए R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। R क्या है, एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सॉल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। अच्छा बताइए क्या कह रहा है, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बोलो। R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, बोलिए। ये सिद्ध करना है ना बेटा। जो ऐसे लिखा होता है ये समझ लीजिए, ये रिलेशन को लिखने का तरीका है, इसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कोई भी एलिमेंट बन सकता है, 4,2 नहीं बन सकता एलिमेंट। अरे भैया इन दोनों घटाने पे इवन आना चाहिए। इवन में इवन वो घटाओगे तभी तो इवन आएगा, ऑड में इवन वो घटाओ कैसे आएगा। हाँ ये भी आ सकता है 7,3, ऑड भी आ सकता है। और ये डिफाइंड ऑन जेड का मतलब, जेड मतलब कोई भी नंबर, नेगेटिव पॉजिटिव। जेड मतलब होता है पूर्णांक, वो नेगेटिव पॉजिटिव। ए और बी ऐसा नहीं सोच सकते हो 7.2, पॉइंट में नहीं सोचना है, इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखें कैसे होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, देखो अब कम से कम ये तो समझ में आ रहा है क्या क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना होगा ये रिलेशन हमारा क्या है, स्वतुल्य है। यानी आपका स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हमें क्या करना है, सिमेट्रिक है। और तीसरा ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन इस रिलेशन आर में होंगे तब हम कहेंगे रिलेशन क्या होगा बताइए, इज एन इक्विवेलेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, क्या कहेंगे, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्सिव। क्या लिखेंगे बोलो, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब है स्वतुल्य। जल्दी से बताइए स्वतुल्य के लिए क्या होगा। सबसे पहले बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा। लेट कर लिया, ए कोई नंबर है, वो हमारा जेड कोई इंटीजर है, तो यहां पर इंप्लाइज दैट यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये आर कोई रिलेशन है डिफाइंड एन, तो यहां पर ए में ए को माइनस कर दीजिए। भाई ये बताइए हमें क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए एलिमेंट आना चाहिए। तो हमने इसमें इसको घटा के देखा, इसमें इसको घटा के देखा, क्या आ रहा है, 0। तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, विच इज क्या है, 0 क्या होता है, इवन होता है, सम संख्या होती है, 0 भी सम संख्या मानी जाएगी। तो इससे मतलब क्या समझ में आ रहा है, ए कॉमा ए इज क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आर। अरे कोई भी नंबर है, साथ है, साथ में सात को घटाओगे 0 आएगा, इवन नंबर बनेगा। इसका मतलब हर नंबर अपने से कनेक्टेड है। तो यानी क्या होगा, यहां पे क्या लिखेंगे, आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, नंबर सेकंड क्या होगा बोलो, नंबर सेकंड क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा क्या होगा बताइए, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, सम्मित। सम्मित के लिए क्या होगा बताइए। अब देखो इधर बेटा सुनो जरा, सम्मित के लिए क्या होगा, लेट ए और बी क्या है, कोई मतलब हमें ये कल्पना करनी है, मैं जो कल्पना कर रहा हूं मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो जो भी कल्पना कर रहा हूं ऐसा नहीं 3/2 इंटीजर ले रहा हूं। तो यहां पर हमारा ए कॉमा बी क्या है, रिलेशन का एलिमेंट, और हमें प्रूव करना है बी कॉमा ए भी इसका एलिमेंट होगा। वो एलिमेंट तब होगा जब उसको घटाने पर क्या आएगा, जैसे देखो 7 - 3 क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो 7,3 इसका एलिमेंट होगा रिलेशन का। मतलब इसमें इसको घटाने पे इवन बनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, ये दिया भाई, हमने ये किया और हमें ये लाना उल्टा, ये लेकर आना। अगर हम ये ले आए तो समझ लो ये सिमेट्रिक भी हो गया। तो हमने क्या किया भैया, ये कहना चाह रहा है इसका एलिमेंट है, मतलब ये कहना चाह रहा है इज एन इवन, ये कहना चाह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर माइनस का गुणा कर देंगे किसी नंबर में, 2 है, अगर माइनस का गुणा कर दोगे तो क्या इवन नहीं रहेगा,
तब भी माइनस इवन रहेगा। तो हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा बताओ, a माइनस बी क्या होगा, इज आल्सो इवन। भाई 4 है, 4 में माइनस का मल्टीप्लाई -4, कोई भी इवन नंबर है माइनस से गुणा करो तब भी वो इवन नंबर रहेगा। 10 है -10 इवन नंबर, -10 माइनस गुणा करो +10। हम ये नहीं कह रहे कि ये पॉजिटिव ही होगा, अगर वो -10 भी हुआ तो आप माइनस का भी गुणा करोगे तो भी वो पॉजिटिव रहेगा। इससे क्लियर हो गया, b माइनस ए माइनस प्लस b माइनस ए इस क्या होगा, इवन। तो ये क्या होगा, b a इज एलिमेंट ऑफ r। हो तो क्या भैया, ये कॉमा ये, भैया जब इसमें इसको घटाया तो a b एलिमेंट है। अब तुम जब जिसमें से जिसको घटा रहे हो, जिसमें पहले जिसको पहले लिख रहे हो उसको पहले लिखो, कॉमा लगा उसको दूसरा जिसको घटा रहे हो वो उसका एलिमेंट होगा, अगर इन दोनों का अंतर इवन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे तुम ये खुद दिमाग लगाओ, 3,7 अगर इवन है तो क्या 7,3 इवन नहीं होगा? अरे यार ऑड नंबर को घटा रहे हो, 3 में 7 घटाया 4 -4, अगर तुम 7 में 3 घटाओ तब भी तो 4 आएगा। तो यहां से क्लियर हो गया, a माइनस बी इवन था, माइनस से गुणा कर दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में था मुझे ये लाना है, मुझे ये बनाना है, b माइनस ए इवन बनाना है, तो माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से गुणा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, माइनस ए बन गया b माइनस ए। तो b a इज एलिमेंट ऑफ r, यानी इंप्लाइज दैट r इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहां से क्लियर हो गया, r हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब क्या करना है, और क्या लाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। बताइए क्या लाना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन अगर ये तीसरा रिलेशन भी हम प्रूव कर देते हैं तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्या लिखेंगे, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, R क्या है, तुल्यता संबंध है। नंबर थर्ड क्या होगा, नंबर थर्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब है संक्रामक संबंध। अरे बस ट्रांजिटिव लिखो शॉर्टकट। अब दिमाग लगाइए क्या होगा। अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए a, b, तो कितनी चीजें, c, d, ये तो होगा, सॉरी b, c ना, अरे ये तो होगा a, b, r, और फिर b, ये तो लेना पड़ता है। और फिर हमें क्या प्रूव करना होगा, ये तो भाई हमने ले लिए, 2 एलिमेंट है, फिर उसे हमें क्या लाना होगा, a, c इज एलिमेंट ऑफ r। अच्छा, ये जो a, b, c अदर लेटर प्रयोग कर रहे हो, ये पहले लेट कर लो, कैसे लेने हैं, कैसे लेने हैं, जैसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इंटीजर तो इंटीजर लेना, z। अब क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, a, b इज एलिमेंट ऑफ r एंड b, c इज एलिमेंट ऑफ r। तो यहां से क्या कहेंगे, यहां से कहेंगे a माइनस b इज इवन एंड b माइनस c इज इवन, ये तो होगा बेटा। अच्छा, 2 अगर हमें ये लाना है ना, ये टारगेट बनाना है, ये बताइए अगर 2 नंबर इवन है तो दोनों को जोड़ोगे तो इवन ही होगा कि नहीं होगा, सही बोला मैंने। अरे 4 कोई कल्पना कीजिए, 4 कोई देखो, 6 जोड़ो 10 इवन नंबर, इसका मतलब 2 इवन नंबर को ऐड करने पर इवन नंबर ही बनेगा। सही ये बात है। तो हमने क्या कर दिया, a माइनस बी इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस b माइनस सी इज आल्सो एन इवन नंबर, ये भी एक इवन नंबर होगा। 2 सम संख्याओं को जोड़ दिया है तो b से माइनस b कैंसिल होगा, a माइनस सी क्या होगा, इज इवन होगा। तो यहां से कहेंगे a, c क्या होगा, इज एलिमेंट ऑफ r, इंप्लाइज दैट r इज क्या होगा बताओ, ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे, R इज एन, इसलिए R इज एन एन क्या होगा बताओ, R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान, बहुत इजी है।
एक हमने क्वेश्चन दिया है 9th नंबर पे, उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं दिया, वो आप करेंगे बिल्कुल आइडेंटिकल। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बस इसके बाद होने वाला है। चलिए अब देखेंगे, अब देखिए सबसे पहले ध्यान रखना बेटा, सुन लीजिए, आप बच्चों को ये ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को सीखने के लिए, मतलब ये जो हमने बता दिया है, और सबसे खास बात है वीडियो भी बन गया इसका, तो आप इसको कभी भी देखना, पहले उसका ड्यूरेशन देख लेना कितना है, और फिर ये डिसाइड कर लेना मुझे पूरा देखना है। फिर उसके बाद देखो आपको इस चैप्टर का भी दिक्कत नहीं करेगा, ये सवाल फिक्स हैं जो आने हैं। अब ये हमने समझा दिया ना, बाकी जो नहीं बताए सॉल्यूशन दिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मालूम है यार, जब इक्विवेलेंस रिलेशन बोलना है तो 3 रिलेशन देखो, एक आपका रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध, दूसरा आपका सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखिए पूर्णांकों के समुच्चय आई देखो इंटीजर को आई से भी दिखाते हैं और कैपिटल जेड से भी दिखाते हैं। जैसे कभी लिखा समुच्चय जेड, तो परेशान ना होना, रिलेशन में जो जेड होता है वो इंटीजर होता है, इंटीजर का जेड मतलब इंटीजर है। तो यहां पे लिखा है, हिंदी में लिख लो, पूर्णांकों के समुच्चय आई पर कोई संबंध आर इस प्रकार है कि कैपिटल आर एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई 5 से विभाजित है, डिविजिबल बाई और x कॉमा वाई क्या है, नेचुरल नंबर। अब ये जब लेट करते हो तो शुरुआत में लेट कर लिया करो, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, तरीका समझ में आ जाना चाहिए। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। एक सिमिलर क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए इसको हम बता दे रहे हैं। पहले ये होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। अब बिल्कुल जैसे इसको करोगे वैसे इसको करना है। प्रूव दैट, इंग्लिश में लिख रहे हैं इसको, प्रूव दैट द रिलेशन आर defined on the set of positive integers such that capital R x comma y such that x minus y is divisible by 3 x comma y belongs to natural number is an equivalence relation। ये संबंध क्या है, तुल्यता संबंध है। देखो बिल्कुल सेम सवाल है। तो अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखेंगे कैसे होगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध। अच्छा ये बताइए, कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, कम से कम अब माइंड में ये तो पता चल गया क्या क्या करना होता है, नहीं तो कभी समझ ना पाते जिंदगी में।
ठीक है, हमेशा ये चैप्टर दिक्कत करता है, लेकिन अब कम से कम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। यानी आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिट। ये ऑर्डर रखो, पहले रिफ्लेक्सिव देखा करो, एक ऑर्डर फिक्स कर लो। रिफ्लेक्सिव आप देखोगे बहुत सवाल में यही रहता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे, फिर ट्रांजिटिव। हो गया। चलिए देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। देखिए बेटा कैसे होगा, जरा देखिए, आवाज ना करिए। क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या देखेंगे, बोलो, रिफ्लेक्सिव। हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव, थोड़ा हेडिंग डालने से अच्छा लगता है, ये समझ में आ रहा है हम क्या टारगेट कर रहे हैं। टीचर समझता है बहुत इंटेलिजेंट है स्टूडेंट, इसको ज़्यादा ना देखो। नंबर 2, ये थोड़ा इससे फोकस मार रहा है, रिफ्लेक्सिव। और जबकि इस किताब के सॉल्यूशन देखना, उसमें नहीं लिखा, उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल दिया, अब लास्ट में लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव, और तुम हेडिंग डाल रहे हो रिफ्लेक्सिव ही। इससे इंटेलिजेंसी झलक रही है, बहुत कुछ आता अंदर, मत देखो क्या है। नंबर दीजिए इस लड़के को। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको समझना होगा रिफ्लेक्सिव के लिए लेट, हमने कोई ए नंबर लेट किया, पहले ये मानना पड़ेगा ना भाई, ए तो एक से कोई 1/2 भी कर लेगा। तुम सिद्ध कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सिद्ध करो। तुम ये बताओ कि एक नेचुरल नंबर है, सर उसमें तो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है। अरे भाई पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहा जाता है। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। चलिए भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मुझे इनको घटाना। अच्छा ये बताइए, डिविजिबल कोई चीज कब होगी? जब उसका पूरा पूरा भाग कट जाए। नहीं कट पा रहा है, नहीं है डिविजिबल। 7 3 से विभाजित नहीं है, 12 3 से विभाजित है, क्योंकि कट के क्या मिल रहा है? क्या मतलब इंटीजर आना चाहिए, कट के एक इंटीजर आना चाहिए। क्या? बिल्कुल, देखो इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ 0 इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। 0 हर नंबर से विभाजित होता है। तो यहां पर ये सवाल में कह रहा है तुल्यता, सॉरी सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने ए में ए को घटाया, ए में ए को घटाने पे 0 आ रहा है, विच इज क्या होगा बताओ? डिविजिबल बाई, जो कि क्या है? डिविजिबल है किससे? 5 से। implies that a, is element of R, implies that R is a reflexive relation। कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R क्या है? स्वतुल्य संबंध है। जल्दी नोट करिए, R क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है सेकंड, क्या होगा बोलो? सिमेट्रिक। हेडिंग डालना, ये ब्लैक पेन से करिया करो, स्केच पेन है तो उसी से डाला करो हेडिंग। सिमेट्रिक, इससे बहुत बेनिफिट मिलता है आपको। पक्का नहीं कोई, अब हम चेक कर रहे हैं, मान लो ये तुम हेडिंग डाल लो तो इससे समझ में आ रहा है जबरदस्त नॉलेज है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही हेडिंग डाल समझ में आ रहा है कि हाँ ये बहुत जबरदस्त जान रहा है। सिमेट्रिक में क्या होगा? लेट ए और बी का प्रयोग कर रहे हैं, वो कैसे हैं? नेचुरल नंबर। ए कॉमा बी अगर इसका एलिमेंट है रिलेशन आर, तो मुझे क्या प्रूफ करना है? ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ए माइनस बी। इसका मतलब क्या है? ये जो है ए माइनस बी इज, सॉरी 5 से लिख दे रहे हैं, इज डिविजिबल बाई 5। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, अरे भैया 10 अगर 2 से कट रहा है तो क्या माइनस 10 नहीं कटेगा? कटने का मतलब इंटीजर आना चाहिए। अरे भैया जब 10 कट रहा था 2 से, तो माइनस लगा दोगे तो कटेगा तो तब भी ना, बस माइनस में हो जाएगा, इंटीजर आना है। इसका मतलब ये हुआ अगर a माइनस बी 5 से डिविजिबल है तो उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो 25 है, 5 से कटेगा 5 बार, -25 तब भी 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहां पर माइनस से गुणा करो, कितना होगा? प्लस b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 5। तो यहां से क्या होगा?
उल्टा लिखो, बी जो जिसमें इसको घटा रहे हो इज क्या होगा, एलिमेंट ऑफ आर। यहां से क्या होगा, आर एज क्या होगा, इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहां से सिद्ध हो गया कि आर क्या है, आपका सममित संबंध है, आपका सममित संबंध है। चलिए भाई आगे देखेंगे, आर कैसा है, कैसा रिलेशन है बोलो, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। और थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होगा बोलो, ट्रांजिटिव में लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कोई नेचुरल नंबर है, तो यहां पर इंप्लाइज दैट ए कॉमा बी अगर इसका एलिमेंट है आर का, और बी कॉमा सी भी अगर एलिमेंट है आर का, ट्रांजिटिव के लिए ऐसे देखना है, ये मानना पड़ेगा, ये लास्ट स्टार्टिंग सेम करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 5, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से क्या क्लियर हो गया, अरे यार दो नंबर अगर 5 से कट रहे हैं, अगर उन दोनों नंबर को जोड़ो तब भी तो कट जाएंगे। 10 और 15 दोनों 5 से कट जाते हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो 25, क्या तब भी कटेगा। अरे भाई जो संख्या 5 से कट रही है, गणित का रूल है, जो चीज कट रही है 3 से, दूसरी नंबर भी 3 से कट रही है, अगर उन दोनों नंबर को जोड़ोगे तब भी वो 3 से कटेगी। तो यहां से क्या कहेंगे, यहां से क्या कहेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस, क्योंकि हमें b नहीं चाहिए ना, हमें ट्रांजिटिव के लिए a कॉमा सी एलिमेंट ऑफ r प्रूव करना होगा, तो इसके लिए b नहीं चाहिए, तो जोड़ दो, वो ज़्यादा सही है। तो दो नंबर को जोड़ दिया, एज है उनका जोड़ भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 5 से, b से माइनस b कैंसिल, तो a माइनस बी सी क्या होगा, एज डिविजिबल बाई 5, तो क्या होगा बताओ, a कॉमा सी इज एलिमेंट ऑफ r, इज एलिमेंट ऑफ r, तो इंप्लाइज दैट r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R कैसा संबंध है, हैंस प्रूव्ड। R ए क्या है, तुल्यता संबंध। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से फटाफट।